नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे आज दिन भर की सुर्खियां बटोरती हुई खबर से। आपको बताते चले कि पीडीपी पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक एक करके नेता यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज खुर्शीद आलम ने भी ये ऐलान यहां पर कर दिया है कि वो अपनी पार्टी को यहां छोड़ देंगे, यानी कि पीडीपी पार्टी को वो छोड़ने का निर्णय कर चुके हैं। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से पीडीपी से पहले यहां पर सुरेंद्र चौधरी ने भी किनारा कर दिया, उससे पहले मुजफ्फर बेग ने भी किनारा कर दिया और उसके साथ ही साथ कई ऐसे सीनियर लीडर्स थे जो किनारा करते हुए नजर आए। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सीनियर एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक से ही जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से पूरे सूरत हाल वहां पर रहे। गौहर, जिस तरह से एक एक करके पीडीपी पार्टी से हर एक नेता जो है वो किनारा करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से अब पीडीपी पार्टी अपनी पैठ बनाएगी और कवायद किस तरह से चलाएगी? देखिए आशा, बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर जो हमने ब्रेक की है, सबसे पहले वो ये कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े चेहरे और श्रीनगर शहर के अंदर माने जाने वाले एक नेता, जिस पर पीडीपी को काफी बड़ा भरोसा भी था, उसने थोड़ी देर पहले एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उसने जहां अपने बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है, वहीं पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए खत जो है वो पीडीपी के सदर के लिए रवाना कर दिया है और इस तरीके से वो पीडीपी से अलहदा हुआ है। अगरचे अभी पीडीपी ऑफिस की तरफ से इस बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास कंफर्म खबर ये है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और हो सकता है चंद घंटों के अंदर अंदर वो नई पार्टी के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की भी खबर है। और माना जा रहा है कि सईद अल्ताफ बुखारी की जो नई पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उसमें वो आ सकते हैं। और इस सिलसिले में पिछले कई दिनों से जो लगातार बातचीत उनकी चल रही थी, वो फाइनल लॉजिकल। लेकिन गौहर, आप देखिए पीडीपी पार्टी से जितने भी लीडर हैं, सीनियर लीडर, वो सब किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बताया गया कि मतभेद पार्टी के अंदर चल रहा है। मैं उसी सवाल के जवाब पर आ रहा हूं कि ये एक के बाद एक लीडर का निकलना जो है, ये एक बहुत बड़ा खतरा अलार्म बन गया है महबूबा मुफ्ती के लिए। क्योंकि अभी सिर्फ जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को दे रहे हैं, हम सिर्फ खुर्शीद आलम का नाम आपको बता रहे हैं कि वो अलग हो रहे हैं, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो साउथ कश्मीर से ये कंफर्म कर रहे हैं कि और 3 बड़े नेता जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के भी काफी नजदीक माने जाते थे और महबूबा मुफ्ती के भी काफी क्लोज माने जाते थे, वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर यू टर्न ले सकते हैं, पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं। और चलिए अब आपको रामबन लिए चलते हैं और रामबन से भी दिखा देते हैं कि शिक्षा विभाग की किस तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हर दिन हम आपको शिक्षा विभाग की यहाँ पर तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीनी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि आज जो हम आपको दृश्य दिखाने वाले हैं वो हैरान करने वाले हैं और साथ साथ में ही दृश्य जो है वो दिखाए जाए। आप देखिए साफ मेरे साथ ही तस्वीर जो है वो चल रही है, किस तरह से दीवार के अंदर यहाँ दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर पूरा ढांचा जो है वो चरमराया हुआ है, बिल्डिंग पूरी तरह से खस्ता हालत में है। लेकिन इस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि शिक्षा विभाग को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकती है, जिसमें बच्चों की जान पर खतरा बन सकता है, शिक्षकों की जान पर भी खतरा बन सकता है, क्योंकि साफ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग की हालत किस तरह से झरझर बनी हुई है। इस वक्त नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो देख लीजिए। जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर भारी तादाद में छात्र हैं, लेकिन शिक्षक वहां पर नहीं है, नाम मात्र शिक्षक जो हैं वो हैं। और पढ़ाई को लेकर किस तरह से बाधाएं पैदा हो रही हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तरीके से देखिए कि दरारें किस तरह से स्कूल की इमारत को यहाँ पर पड़ी हुई हैं और धराशाही पूरी तरह से ये स्कूली इमारत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है और बच्चे उसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए रामबन के अंदर विभाग पूरी तरह से सोता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अचानक ही बिल्डिंग गिर जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से नुकसान यहाँ पर जानी उठाना पड़ सकता है। तो इस पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी था शिक्षा विभाग को। और लगातार रामबन से यही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शिक्षा का जो ढांचा है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से बिल्डिंग की हालत देखने को मिल रही है वो साफ तरीके पर एक हादसे को न्योता दे रही है। क्या प्रशासन इसकी तरफ कोई कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा?
जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से हम ये बिल्डिंग्स की बात करें, क्योंकि जिला रामबन की बात करें, जिला रामबन के अंदर जो भी सरकारी इमारतें, जो भी सरकारी बिल्डिंग्स की तामीर हुई है, उनकी उम्र काफी कम बताई जा रही है। लोगों से तो ये कहना था कि जहां भी, क्योंकि रामबन एक पहाड़ी जिला है, जहां दूर दराज इलाकों में चाहे स्कूल बिल्डिंग्स हो, पंचायत घर हो, या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हो, जो भी दूर दराज के इलाकों में बिल्डिंग्स तामीर होती है, वहां पे जो टेक्निकल टीम जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी बिल्डिंग, कोई भी काम जो स्टार्ट होने से पहले उससे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के साथ साथ एक ड्राइंग होती है जिसके मुताबिक बिल्डिंग बनानी होती है। जी। लेकिन हम देखें जिला रामबन के अंदर इसको मैक्सिमम स्कूल बिल्डिंग्स की बात करें, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स की बात करें, या फिर पंचायत घर की बात करें, यानी जो भी सरकारी बिल्डिंग्स है वो इस वक्त सेफ नहीं है। तमाम तरह की बिल्डिंगें जो है अनसेफ है, यानी 5 साल 10 साल में बिल्डिंग्स जो है तबाह हो जाती है, नाका पे रिहाइश होकर रह जाती है। तो जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, क्या इसे अनसेफ घोषित किया गया है नदीम? जी बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग्स जो आशा मैं बताता चलूं आपको कि इस वक्त जो विजुअल्स जो प्ले हो रहे हैं, ये जिला रामबन के उन पहाड़ी इलाकों की बिल्डिंग्स के हैं जो वहां पर तामीर हुई है। कुछ बिल्डिंग है जो तामीर हो रही है, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि टेक्निकली जो टीम्स वहां पे जानी चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, जेईज, इंजीनियर्स, उसके बाद सुपर के लिए वहां पे सब ये जहमत गवारा नहीं करते कि वो दूर दराज के इलाकों में जाए और वहां पर देखे कि काम जो से हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उस पर लापरवाही बरती जा रही है, जो वहां पे मटेरियल यूज होना चाहता क्या वो प्रॉपर है या फिर सब स्टैंडर्ड है, उन चीजों को देखा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं जो लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होता है और जो एम्प्लॉइज वहां पे पहुंचते नहीं, चाहे जेईस की यानी कि विभाग की तरफ से कोई भी काम वहां पर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इसका खामियाजा छात्र भुगत सकते हैं किसी भी वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला में भी दिखा देते हैं कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो छिड़काव के लिए दवाई का इस्तेमाल होता है वो भी काफी महंगी यहाँ हो गई है, यानी महंगाई की मार भी उन्हें झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं कारोबार में भी पूरी तरह से घाटा महसूस किया जा रहा है। इरशाद हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं इरशाद, देखिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के क्रीरी इलाके की बात करें, यहाँ पे हम आए और मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ फार्मर्स या फ्रूट ग्रोवर्स के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है लगातार फ्रूट ग्रोवर्स की जानिब से प्रोटेस्ट्स किए जाते हैं, हालांकि ज़िला इंतजामिया के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ। हालांकि इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो है हर साल जो है काफ़ी नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है, बर्फबारी की वजह से, चाहे सालाबारी की वजह से। उसके बाद जो है यहाँ पे इन लोगों को जो है मुआवजा नहीं दिया जाता है, और अगरचे इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो असर रसूख वाले लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, जो बाकी गरीब तबके के लोग हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। यहाँ पे कई मुकामी लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो गैर मियारी अद्वियात, जो यानी कि गैर मियारी दवाई यहाँ पे जो डीलर्स बेचते हैं, हालांकि वो सही नहीं है। हालांकि उससे जो है हमारे बाकातों में काफ़ी असर पड़ा और काफ़ी जो है फ्रूट कम निकलता है। यहाँ के मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करें। अपना नाम बताइए। फिरदौस अहमद मेरा नाम है। नुकसान सर वरिया गसा तो दवहुक मसल शीन सत बाग फट अमिक तन तोर न कह मुआवज। दोयम कत तराश मुआवज तमन यमन सुफरिश वरिया हाई लेवल पे तुहद शुक्रगुजार बह तुम वतु योतमथ। मे कर अत मुतलिक ओतर ते ब्रोट ते कत तो वनकस बागात कश्मीर मज वन दवा यमो दवा कर वह खराबी क्या डुप्लिकेट दवा अगर दवा सोजान दवा सोजान ऑरिजिनल पत जुनाब मोहतरम कर सोजान डुप्लिकेट दवा यानी स्केप खत माल रोद ने सन सनत ये मे मा पता अलम अमन कद दवा और दिवान 5 सासन 3 सासन दिवान 5 सासन हतुक दिवान 5 हतन कहें टोटल न कहें माज टोटल न कह कस गम दवा डुप्लिकेट दवा परस दवा 8-9 तो स्केप गई कंट्रोल कह स्कोर दुख 4 सास कह रुपये न टोटल न आवे अस नश कह न दुख। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, बारामूला से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे जो
क्रूरी का इलाका है। आज हम यहाँ पे आए और मुख्तलिफ फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि लगातार जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक का कहर और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सालाबारी की वजह से, चाहे बर्फबारी की वजह से हर साल जो है यहाँ पे हमें नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया इनको कोई मदद नहीं करते हैं। कुछ गिने चुने कुछ लोगों को जो है मदद करते हैं, जो असल रसूख वाले लोग हैं उनको मदद करते हैं, बाकी जो लोग हैं उनको मदद नहीं करते हैं। हालांकि इनकी तरफ से यही अपील है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो हमें भरपूर मदद करें ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो सबस्टैंडर्ड यानी कि गैर मेयारी तौर पे जो दवाई यहाँ पे बेचते हैं, जो डीलर्स यहाँ पे बेचते हैं, हालांकि उसकी वजह से यहाँ पे इन बागातों में जो है काफ़ी असर पड़ा है और फ्रूट भी कम निकलता है। और इनका ये भी कहना है कि हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और ज़िला इंतज़ामिया के जो मुतल्लिका महकमे हैं, चाहे हम खुसूसन गवर्नर इंतज़ामिया की बात करें, उनसे हम अपील करते हैं कि वो इन डीलरों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मंजूर शेख के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको टंगमर लिए चलते हैं। टंगमर में भी आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया। किस तरह से सूरत हाल रहे हैं, इशफाक डार की इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मैं विक्रांत सारंगपानी, कमांडेंट 176 बटालियन हूँ। और जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन तनमर के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आज हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पर, और हमने मल्टीपल वेराइटीज़ के ट्रीज़ यहाँ पे लगाए हैं। तो ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का है, ये तो फर्स्ट टाइम हमने किया है स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन तनमर के साथ मिलकर। बट अदरवाइज अगर आपको बताया जाए तो CRPF ओवरऑल काफ़ी प्लांटेशन कर रही है और ये MHA की तरफ से गाइडलाइंस भी है। अदर देन दैट हम लोग अपने तरफ से इसकी हमेशा पहल करते हैं और ट्री प्लांटेशन एक नॉर्मल ड्राइव है हमारी तरफ से, और हम लोग इसको प्रोपेगेट भी करते हैं कि सभी को बताया जाता है कि वो ट्री प्लांट करे। काटने की कोई ज़रूरत नहीं पुराने प्लांट्स को, नए और लगाइए अगर अपने नेचर को बचाना है तो। यहाँ अभी कश्मीर में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जो यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट ट्रीज है, चिनार के है, देवदार के है, ये सारी चीज़ें काटी जा रही है, किसी न किसी डेवलपमेंट किसी के नाम से काटी जा रही है। तो प्लीज़ ऐसे इसको अवॉइड किया जाए, और मैं यूथ से ये कहता हूँ कि वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और प्लांटेशन में अपना पूरा सहयोग दे और खूब यहाँ प्लांट्स लगाए, वापस से कश्मीर को पहले जैसे बनाए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। इस वक्त मौजूद हैं हम वारीपुरा कुंजर में और आपको बताएंगे कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के मौके पर आज 176 बटालियन की तरफ से यहां पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया, और कहीं ना कहीं माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए इस तरह की पहल की जाती है। और बिल्कुल यहां पर जो CRPF के जवान हैं उन्होंने भी इस पहल में हिस्सा लिया, और आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की जो पहले शुरू होनी चाहिए ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। इशफाक डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको श्रीनगर का भी रुख करा देते हैं। श्रीनगर में भी आज महिलाओं के लिए अहम कदम यहां पर उठाने की कोशिश की गई है। वाटर स्पोर्ट्स की डायरेक्टर यहां पर पहुंची हुई थी, क्या कुछ उनका कहना था वो भी आपको दिखा देते हैं कि महिलाओं के लिए ये उम्दा कदम आखिर क्यों उठाया गया। तजम्मुल की इस रिपोर्ट में देखिए। हम बात करें खवातीन के लिए जिम एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है, और आज हम लेडीज से ही बात करते हैं क्योंकि कश्मीर में, जम्मू में और अपने नॉर्थ इंडिया में इस तरह का कल्चर जो है वो 90s में नहीं था। जिस वक्त हम अभी कुछ लेडी से बात करें तो कहते हैं अपने टाइम में हमें ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर हमें आज ये फैसिलिटी है तो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए। और जिम सेंटर्स में कश्मीर में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट बहुत है और रिटर्न बहुत कम है। जहाँ पर भी हमने देखा कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे साथ इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर और डायरेक्टर वाटर स्पोर्ट्स बिल्किस मीर मौजूद हैं। मैम थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं कि आप जापान से लेकर रशिया, अमेरिका से लेकर बाकी कंट्रीज़ में, अभी हालिया खेलो इंडिया में भी आप साथ साथ रहीं। आपके लिए एज प्लेयर ये जिम कितना लाजमी है, और इसमें अभी तक कश्मीर के लोग ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाए, खासकर लेडीज़? थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है आज ये जो इनाग्रेशन हो रही है जिम की, और ख़ासतौर लेडीज़ जिम का। फिटनेस कितना, आपने मुझे ये पूछा कि एक खिलाड़ी के लिए फ़िटनेस कितना इम्पोर्टेंट है और जिम का कितना रोल है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज़ स्ट्रेंथ। तो वो कैसे हो सकता है जब आपके पास अच्छा जिम होगा। जब हमने
शुरुआत की अपने खेल करियर की, तब फिटनेस के कॉन्सेप्ट बहुत कम होते थे और जिम सेंटर्स बहुत ही कम होते थे। आई रिमेंबर जब मैं पहली बार इंडिया कैंप में गई, जब मुझे वेट के साथ लाइक बेंच प्रेस, बेंच पुल के साथ मुझे बोला कि आपको वर्कआउट करना, मेरे लिए ये था कि मैं वाटर स्पोर्ट्स की प्लेयर हूँ तो मुझे जिम को क्या करना है। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज स्ट्रेंथ, और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है उसमें वीक में 2 बार हमें जिम जाना ही जाना होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि औरत के लिए, लड़की के लिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में मैं देखती थी कि लड़कियां सिर्फ अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करते थे या बाकी चीज़ में, मगर आज मुझे खुशी की बात यह है कि अब वो वैसा माहौल कश्मीर में भी आया कि फ़िटनेस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और दूसरा मैं बताती हूँ कि फ़िटनेस एक ऐसा नशा है, ये नशा है, जिसको ये लगेगा उसको ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ख़ासतौर लेडीज़ को आज देख लीजिए कितनी बीमारियां हैं, अक्सर देखा जाता है कि थायराइड है, ओवरवेट है, बाकी है, तो आप जिम ज्वाइन करिए, अच्छे ट्रेनर से सलाह ले लीजिए, प्रॉपर वर्कआउट करिए। और फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रही है कि अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालना ही निकालना चाहिए, और जब आप अपने लिए 1 घंटा निकालोगे एक्सरसाइज के लिए तो आपको वो आगे बहुत काम होगा। क्योंकि खास और लेडीज़ को मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम लोग ज़्यादा आज जो भी होता है कि भाई ये इस बीमारी में ज़्यादा हमारे सोसाइटी में, तो अगर हमें अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखना, खासतौर लेडीज़ को मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और अच्छा वर्कआउट करें और अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकाल दीजिए फिटनेस के लिए। तो साथ ही मुझे बताएगा कि अब जब हम फिटनेस की बात करते हैं और फिटनेस में लेडीज़ का कितना फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब समाज को बनना है तो एक लेडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। एक लेडी एक मदर है, एक लेडी ने बच्चों के साथ वक्त, एक टीचर से अभी हम बात कर रहे थे और बड़ी खुश थी। मुझे बताओ कि ये वक्त निकालने के लिए, डेडिकेशन लाने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिम आप तभी जाएंगे जब आप टाइम निकाल देंगे। मेरा मानना यह है कि अगर कोई एक्सक्यूज़ बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकता, जो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता वो दूसरे की मदद क्या कर सकता है। तो मेरा यही मानना है कि ख़ास तौर अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ है, आज वो ज़माना नहीं रहा, या हाउस वाइफ भी, उसके लिए भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक लेडी फिट हो गया तो पूरा घर आप देखोगे चहल पर, अगर घर में थोड़ा सा भी लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम पूरा घर बैठता है। तो मुझे लगता है कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अपना प्लान करिए शेड्यूल, अगर 1 घंटा नहीं आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स स्पोर्ट्स से पहले आपका फिट होना कितना लाजमी है, और फिट होने के लिए आपका जिम सेंटर में जाना लाजमी है, और एक सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद सोच रख सकता है। और जब भी आप कोई ना कोई किसी भी शोबे से आप इन्वॉल्व हों, स्पोर्ट्स में हूँ या ना हूँ, ऑफिस में हूँ या ना हूँ, लेकिन आपका फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 के बीच में हमने देखा कि ये जिम सेंटर्स काफ़ी देर तक बंद रहे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो गाइडलाइन था उसके हिसाब से ही दोबारा खुल गए, और खुलने का आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएगा। चलिए अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और जिला कठुआ से दिखा देते हैं कि नेशनल हाईवे पर जो पुल बनाया गया है उसकी जालियां किस तरह से टूट चुकी है। यानी जो रेलिंग बनाई जाती है वो रेलिंग अब खस्ता हालत में हो चुकी है, किसी भी वक्त बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं सरबजीत, देखिए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक के बाद एक कई हादसे हो रहे हैं, और हादसों की वजह जो है वो टूटी हुई सड़कें बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 पुल, जो एक उज का पुल है, दूसरा सहार खड्ड के ऊपर जो पुल बना हुआ है, दोनों की रेलिंग जो है वो टूटी हुई है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि कई हादसे जो है वो सहार खड्ड पुल पर पेश आए, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया है, जिसकी वजह से लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर उज और सहार खड्ड के पुल की रेलिंग टूटी हुई, इसके अलावा खरोट मोड़ के करीब सड़क के किनारे गहरा गड्ढा बन चुका है, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। आपको बता दें कि लगातार सड़कों की हालत जो है वो खस्ता होती जा रही है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कोई भी ध्यान जो है इन सड़कों की ओर नहीं दिया जा रहा है। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो जब लखनपुर का टोल प्लाजा लगाया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, तो कहा गया था
कि अब सड़कों की मरम्मत की जाएगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी और हादसों में कमी आएगी, लेकिन ना तो हादसों में कमी आई है और ना ही अच्छी सड़कें जो हैं अभी तक मिल पाई हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाखों की रोज की आप यहाँ पर कमाई आपको टोल प्लाजा के जरिए हर रोज हो रही है, तो सड़कें अच्छी क्यों नहीं दी जा रही हैं? कहीं ना कहीं लोगों का अब ये सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर क्यों अच्छी सड़कें नहीं दी जा रही हैं, सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है, ये लोग अब सवाल कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर जल्दी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जिला सांबा भी लिए चलेंगे और जिला सांबा से ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ सूरत हाल है वो दिखा देते हैं। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला उधमपुर का, उधमपुर से भी आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर देखिए। शहीद हवलदार राकेश कुमार शौर्य चक्र विजेता का आज 13वां शहीदी दिवस सांबा के उनके पैतृक गांव दुड़ुई में मनाया गया। और आपको बता दें कि शहीद हवलदार राकेश कुमार जो कि 21 मार्च 2009 को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए थे और आज उनकी वीरता को उनके पैतृक गांव दुड़ुई में याद किया गया। और वहीं गांव वासियों ने, शहीद के परिवार वालों ने और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारियों ने नम आंखों से शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की और उनकी वीरता को याद किया। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी भी मौजूद थी और उन्होंने भी शहीद हवलदार राकेश कुमार जी को श्रद्धांजलि भेंट की और उसी के साथ साथ उनकी वीरता को याद किया। इस मौके पर सांबा के एक्स MLA डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि भेंट की। और इस मौके पर DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि हमें अपने शहीदों को जरूर याद करना चाहिए, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हम अपने वीरों की वजह से सुरक्षित हैं, उन शहीदों की वजह से सुरक्षित हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया ताकि उनके देश को ठेस ना पहुंचे। आज हमें जरूर उनको याद करना चाहिए। ये संदेश जो है वो अनुराधा गुप्ता जी ने दिया है अपने संबोधन में। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन सांबा हर संभव प्रयास करेगा कि जो शहीदों के परिवार हैं उनको मदद दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो शहीद परिवार है उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है और उनके परिवार का वो सपूत जो देश की खातिर मन मिट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद उस परिवार को कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन इसको लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि शहीदों के जो परिवार हैं, जिला प्रशासन सांबा उनकी हर बात को सुनेगा, उसे हल जरूर करेगा। और उसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमें हमेशा अपने शहीदों को याद करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम अगर सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से सुरक्षित है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन सांबा कई अलग अलग कार्यक्रम जो वो आयोजित करता है शहीदों की याद में, तो हमें हर एक शहीद को याद करना चाहिए। और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो वीर सपूत जो अपने परिवार की, अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश की खातिर मन मिट जाता है, तो उनको हमेशा से ही हमें सब आंखों पर बिठाना होगा, उनकी वीरता को याद करना होगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम ये कार्यक्रम तो हर बार आयोजित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यक्रमों तक ही जो वो सीमित रह जाते हैं शहीद, लेकिन शहीदों की हमें शहादत को जरूर याद करना चाहिए। और इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि वो खास भावुक पल जिसमें शहीद की पत्नी और उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनके पिता भी मौजूद थे, उन्होंने भी नम आंखों के साथ अपने सपूत को श्रद्धांजलि भेंट की। और उसी के साथ अगर उनकी धर्मपत्नी की बात करें तो उन्होंने भी भावुक होकर अपने पति को श्रद्धांजलि भेंट की, शहीद को श्रद्धांजलि भेंट की, और बच्चों ने भी अपने पिता को आज नम आंखों से याद किया। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने शहीदों को जरूर याद करना चाहिए, उनकी वीरता को याद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। तो ये 13वां शहीदी दिवस शहीद हवलदार शौर्य चक्र विजेता का आज उनके पैतृक गांव दुड़ुई में मनाया गया। राकेश कुमार अमर रहे, यही हम कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से कवायद जो है वो जम्मू के अंदर चलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ सूरत हाल है वो देखिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इतनी धूप में, कड़कती धूप में जो है मेहनत करते हुए 3 नौजवान आपने देखे कि किस तरह से मेहनत कर रहे थे। और साथ में जब मैंने इनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने ये बताया कि ये इनके गुरु हैं, कोच हैं,
और इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है बुलंद करें। बातचीत करेंगे कि आज मैं भोरगम वाली तरफ आया था तो इनसे मिलने ये वहाँ पर मिल गए, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनका एम है और किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं और किस जज्बे के साथ जो है जम्मू कश्मीर का नाम और पूरे भारत का नाम जो है वो परचम में लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल शर्मा है। साहिल जी, मुझे ये बताएं, इतनी कड़कती धूप में लोग घर पे होते हैं, आज के आए दिन आप ऐसे ही वॉक करते? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगभग 1 साल हो चुका है ये मेहनत करते हुए, और आप कह रहे हैं कि लोग घर पे रहते हैं, तो अगर घर पे रहेंगे तो फिर हम घर पे ही रह जाएंगे, इसलिए बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी लेवल पे किसी मुकाम पे पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बताओ गौरव जी, एम क्या है और क्या चाहते हैं आप? क्या जज्बा है दिल के अंदर, क्या करना चाहते हैं आप, क्या एम है? एम ऐसा है कि अब कोशिश है कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जॉब है उसमें ट्राई किया जाए और उसमें ही जाया जाए, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, और स्टेट की तरफ से बिल्कुल नई जॉब्स जो है आ रही हैं, और जो पुरानी जॉब्स में हैं बच्चे, जो कुछ डेली वेजर्स हैं, उनको भी पक्का नहीं किया जा रहा। तो अब हमारा एम जो है हार्ड वर्क करना है और सेंटर की तरफ जाना है ज़्यादा। आर्मी, CISF, BSF इन फोर्सेज में जाने का हमारा ज़्यादा एम है, इसीलिए दिन को भी मेहनत है, सुबह भी है, शाम को भी है। मुझे बताएं कि किस तरह से जज्बा आया है कि देश प्रेम और देश का जज्बा और जुनून जो है लेकर जा रहा है, आप चाहते हैं कि बुलंदियों पे लेके जाए जम्मू कश्मीर का नाम? बस रनिंग करो सब, और बस अपने कोच को देखो, हमारे कोच जी हैं साहिल जी, बस इनको देख के बस। अच्छा, ये यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नशे की तरफ जाता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस देश की सेवा करें भैया। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से सूरत हाल जो है वो आज जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर, सुर्खियां बटोरने वाली खबर यहाँ पर खुर्शीद आलम की ही रही है कि किस तरह से उन्होंने PDP पार्टी से किनारा कर दिया है। आपने ये भी देखा कि हमारे सीनियर एडिटर इशफाक गौहर किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे थे कि सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि PDP पार्टी पर एक एक करके गाज गिरना अब शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि PDP पार्टी अपनी पार्टी को किस तरह से चलाती है। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो किस तरह से अपनी पूरी पार्टी को संभाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।